हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कोल्ड वॉर की स्टोरी। मैं एक नई वीडियो लेकर आ गया हूँ और मेरा नाम है मनन सिंह नगरकोटी। तो वर्ल्ड वॉर टू जीतने तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड वॉर टू जीतने के बाद शुरू हुई थी कोल्ड वॉर की। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक स्पेस रेस हुई थी। मतलब एक स्पेस रेस हुई थी जिसमें कौन सा देश पहले स्पेस में जाता है। तो एक्चुअली उस वक्त इसके पीछे एक रीजन था। जो देश एक्चुअली ये दोनों देश अपनी न्यूक्लियर पावर को बढ़ाना चाहते थे और वर्ल्ड वॉर टू के बाद सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों एज अ सुपर पावर उतर के आए। तो इसीलिए इनका इनका ये चाहते थे कि अपने न्यूक्लियर हथियार अपग्रेड करें, मतलब न्यूक्लियर हथियार में इम्प्रूवमेंट लाए। तो इसीलिए इनके बीच कोल्ड वॉर हुई थी। और जो देश सबसे पहले स्पेस में पहुंचेगा उसके पास कैपेबिलिटी होगी कि एक आईसीबीएम डेवलप कर दे। इसका फुल फॉर्म है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये इसको और आईसीबीएम को यूज किया जाएगा डिलीवर करने के लिए न्यूक्लियर हथियार एक थ्रू स्पेस के, मतलब अंतरिक्ष के थ्रू। तो जैसे कि सोवियत यूनियन से अमेरिका तक या अमेरिका से सोवियत यूनियन तक। तो इसीलिए मतलब ये मिसाइल सोचो कॉन्टिनेंट्स तक ट्रेवल कर सकती थी। तो इसलिए कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच। और एक तो उनकी आइडियोलॉजीज भी बिल्कुल अलग अलग थी। और अमेरिका एक्चुअली कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर था और सोवियत कम्युनिस्ट। तो इसीलिए अमेरिका ने अपने प्लान्स अनाउंस किए। उस वक्त के प्रेसिडेंट अमेरिका के हुए करते थे जॉन एफ कैनेडी। तो फिर जॉन एफ कैनेडी ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक अपने प्लान्स अनाउंस किया आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करने में। फिर इसके बाद सोवियत यूनियन ने भी अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए लॉन्च करने के प्लान बता दिए। तो इसलिए सोवियत यूनियन अमेरिका को पीछे छोड़ देता है। इतिहास रच के पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो ऑर्बिट में डाली जाएगी, इसको नाम किया जाता है स्पुतनिक 1। और और इसी समय इसरो की शुरुआत हुई थी। और इसकी स्टोरी में कुछ और दिन बताऊंगा इसरो की, अभी इसमें फोकस करते। तो इसलिए तो इसलिए सोवियत यूनियन अमेरिका को छोड़ देता है। लेकिन फिर एक बार अमेरिका को फिर से एक बड़ा झटका लगता है। इस बार सोवियत यूनियन स्पुतनिक 2 लॉन्च कर देता है और पहली बार इसमें एक लिविंग क्रिएचर होता है, एक डॉगी जिसका नाम होता है लायका। तो फिर अमेरिका सोवियत यूनियन को पीछे छोड़ देता है। एक सैटेलाइट लॉन्च करके एक्सप्लोरर 1। ये एक मिसाइल शिप टाइप ऐसी सैटेलाइट थी जिसको ऑर्बिट में डाला जाता था। लेकिन फिर से अमेरिका को सोवियत यूनियन पीछे छोड़ देता है भाई। सेंडिंग अ फर्स्ट मैन टू द मून, यूरी गगारिन पहले आदमी होते हैं जो स्पेस में जाए। फिर जॉन एफ कैनेडी अपने वाइस से प्रेसिडेंट को एक चिट्ठी भेजते, हाउ कैन बी कि कैसे हम सोवियत यूनियन को पीछे छोड़ देते हैं बाय वर्किंग 24 आवर्स डे इन स्पेस प्रोग्राम और सेटिंग अप अ लैबोरेटरी इन द स्पेस और या समथिंग एल्स। इसका जवाब इनको कुछ ही दिन बाद मिल जाता है, क्योंकि अगला गोल होगा इंसानों को मून में पहुंचाने का। तो फिर जॉन एफ कैनेडी ने एक स्पीच दी, बोली कि ये दशक खत्म होने से पहले हम इंसानों को चांद में भेजेंगे, और चांद में भेजेंगे भी नहीं, उनको वापस लाएंगे धरती
पे। बताओ, अब इतने पुराने समय में ये वादा कर रहे थे कि ये चांद में भेजेंगे। कंप्यूटर इतने पुराने हुआ करते थे, कोई इंटरनेट टाइप नहीं था। इतने पुराने कंप्यूटर जिनको घंटों घंटों का समय लगता था कॉल करने में भी। तो इसीलिए ये प्रॉमिस कर रहे थे। इसी टाइम में इन्होंने एक स्पीच दी थी। ये स्पीच ये थी, before this decade is out, we will send humans to the moon. Not only sending them, we will also get them back on the earth. तो इसलिए नासा को अमेरिका फंडिंग्स देना शुरू कर देता है। नासा धीरे धीरे टेस्ट करता है। अपोलो 1, अपोलो 2, अपोलो 3। अपोलो 1 में सारी टेस्टिंग होती है कि कैसे कैसे काम करेंगे। पहले कमांड मॉड्यूल टाइप ऐसे उनकी टेस्टिंग की जाती है। फिर लूनार मॉड्यूल की टेस्टिंग की कैसे काम करेगा। फिर एलईएस मतलब लॉन्च एस्केप सिस्टम, जो टावर के ऊपर है, जो रॉकेट के ऊपर ऐसे लगा होता है। एलईएस मतलब अगर इनकेस कुछ डिले हो जाए, कुछ खराबी हो जाए लॉन्च के टाइम, तभी एलईएस वो कमांड मॉड्यूल को ऊपर ले जाएगा। फिर सर्विस मॉड्यूल की बारी, फिर लूनार मॉड्यूल की लैंडिंग की भी बारी। और इस बार एक पहला मैन्ड टेस्ट भी होता है जो जिसमें बैठे थे एक एस्ट्रोनॉट। जब ये एक्चुअली मून से वापस आ रहे होते हैं, जब धरती के एटमॉस्फेयर में होते हैं, तो उनके केबिन में आग लग जाती है और ये उधर ही मर जाते हैं। लेकिन इतने बड़े इंसिडेंट के बाद भी नासा तब भी नहीं रुका। इस बार एक फिर से अनमैन्ड सारे टेस्ट होते हैं। इस बार फिर से एक मैन्ड टेस्ट होता है अपोलो 10 में। इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स को सारी ट्रेनिंग दी जाएगी अपोलो 10 में, जो होगा मून में अपोलो 11 में। तो इसलिए ये तीनों सक्सेसफुली आ जाते हैं। अब बारी थी अपोलो 12 की। एक मैन्ड टेस्ट था जिसमें इंसान पहली बार मून में जाने वाले थे। इसमें बैठे थे 3 एस्ट्रोनॉट्स, बज ऑल्ड्रिन, माइकल कॉलिंस एंड नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसीलिए ये सारा तो इसलिए इनको चांद में भेजा जाता है बाय एक सैटर्न V5 रॉकेट। तो इसलिए इनकी लॉन्चिंग सक्सेसफुली हो जाती है। बाद में जब लॉन्चिंग होती है रॉकेट की, तब उसका ऊपर का वो एलईएस नहीं होता, उसको एलईएस को पूरा डिटैच कर दिया जाता है, क्योंकि उसके बाद में कोई जरूरत नहीं होती। तो इसीलिए सैटर्न V5 रॉकेट ऊपर जाता है और धीरे धीरे उसके स्टेजेस सेपरेट हो जाते हैं। तो इसीलिए एक्चुअली जो कमांड मॉड्यूल था, रॉकेट के 3 पार्ट होते हैं, कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल, लूनार मॉड्यूल। एक्चुअली कमांड मॉड्यूल सर्विस मॉड्यूल को एक साथ जोड़ के कहा जाता था CSM, कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल। सर्विस मॉड्यूल में ऑक्सीजन टैंक थी, ऑक्सीजन टैंक्स थी, इंजन्स थे और सारी सर्विसेज जो वो मदद करेंगे। और कमांड मॉड्यूल में ये सारा हेल्थ केयर पैकेज, सूट्स टाइप ऐसे सपोर्ट करने के लिए, और लूनार मॉड्यूल को लैंडिंग के लिए। तो फिर इसलिए इन्होंने ऑर्बिट में आते ही पूरे 2 चक्कर लगाए धरती के, और फिर नीचे बैठे ग्राउंड में मिशन कंट्रोल से परमिशन ली कि हम क्या चांद की तरफ अपना CSM मोड़ दे। तो उन्होंने परमिट कर दी। तो इसलिए वो लोग चांद की तरफ बढ़ने लगे। अब ये इतने बोर हो गए थे, कभी सोते, कभी खाते, कभी ये गाना सुनते, कभी कुछ करते, तो कभी तो कुछ करते। तो इसीलिए जब मून के ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं, तो मून के ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं CSM पूरा ऐसे, तब उससे लूनार मॉड्यूल डिटैच किया जाता है। लूनार मॉड्यूल में बैठे थे 2 एस्ट्रोनॉट्स,
बज ऑल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कमांडर थे लैंडिंग के लिए, बज ऑल्ड्रिन पायलट थे लूनार मॉड्यूल के। और एक्चुअली माइकल कॉलिंस का क्या आप सोच रहे होंगे, माइकल कॉलिंस को आज कोई नहीं जानता। इनका सिर्फ एक ही रीजन है, मून में स्टेप नहीं रखना। वैसे माइकल कॉलिंस के बिना नील आर्मस्ट्रॉन्ग कभी धरती में आ ही नहीं पाते, क्योंकि इनको सीएसएम में रहना था और जब लूनार मॉड्यूल वापस आता तब उधर से कनेक्ट कर देते। तो लूनार मॉड्यूल लैंड करने वाला था, तभी ये कुछ अलार्म बजने लगते हैं जिसमें नंबर्स दिखाए जाते हैं। पहले तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग को पता नहीं होता कि ये किसके बारे में इंडिकेट कर रहा है, लेकिन जब सर्विस से पूछा जाता है, जो नीचे बैठे कंट्रोल मिशन स्टेशन था अर्थ में, ये उनसे पूछा जाता है कि अलार्म किसके बारे में है, तब ये लोग तुरंत बता देते हैं कि ये एक फ्यूल वार्निंग का साइन है। तो इसीलिए एक फ्यूल वार्निंग का साइन है। तो इसके बाद एक काउंटडाउन होता है कि लूनार मॉड्यूल को लैंड किया जाए या फिर नहीं। फिर उसके बाद कुछ मैसेज भेजते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग की तरफ से। इसमें ये होता है ये मैसेज ये होता है, ईगल हैज लैंडेड ट्रैंक्विलिटी बेस हियर। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले इंसान होता है जो नीचे कदम रखते हैं चांद में। पहले ये अपना स्पेस सूट पहन लेते हैं और अपना हेलमेट भी लगाते हैं, और इनसे स्पेस का लूनार मॉड्यूल का दरवाजा नहीं खुल रहा था क्योंकि उधर प्रेशर इतना आया था। लेकिन थोड़े स्ट्रगल के बाद ये लोग तो खोल देता है और नीचे सीढ़ी से उतरता है। अब सीढ़ी से उतरते वक्त एक इम्पोर्टेंट पार्ट टूट जाता है, असेंट इंजन आर्मिंग स्विच। इसके बिना इंजन कभी चल ही नहीं सकता, और उनको उसकी आवाज नहीं आती थी क्योंकि ये स्पेस में कोई लैक ऑफ एयर था, एयर के बिना साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं कर सकती है। तो इसलिए ये इसके बारे में अनजान थे, और उन्होंने अपना पहला कदम रखा चांद में, और उन्होंने एक मैसेज भेजा, वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। तो इसीलिए इसके बाद बज ऑल्ड्रिन भी अपना कदम रखता है। फिर एक अमेरिकन झंडा भी नीचे ऐसे रख देते हैं, और साथ ही साथ कुछ एक प्लेट भी रख देते हैं जिसपे लिखा होता है कि हाय वी आर द मेन फ्रॉम द अर्थ हु आर हियर ऑन द मून टू डू समथिंग। सो तो इसलिए इसके बाद ये ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगा देते हैं और कुछ किलो मून की मिट्टी एज अ सैंपल कलेक्ट करने रखता है। वैसे फिर जब ये वापस आते तब अपने पीछे छोड़ देता है अमेरिकन फ्लैग और एक सिल्वर प्लेट। अब ये लूनार मॉड्यूल ऊपर आ गया था और सीएसएम से भी जुड़ गया था, तो इसलिए अब सीएसएम में वापस अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। एक्चुअली सीएसएम के वक्त सिर्फ एक ही पार्ट धरती पे नीचे आएगा, कमांड वो मॉड्यूल। तो क्योंकि कमांड मॉड्यूल में हीट शील्ड लगी थी तो सीएसएम को डिटैच कर दिया जाता है क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं थी, और लूनार मॉड्यूल की भी। मतलब लूनार मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल जो दोनों एस्ट्रोनॉट दोनों वो एटमॉस्फेयर में बर्न अप हो जाएंगे और सिर्फ कमांड मॉड्यूल ही धरती में नीचे आएगा। तो इसलिए नासा स्प्लैश डाउन करता है। स्प्लैश डाउन मतलब ओशन में नीचे अपने कमांड मॉड्यूल के ऐसे स्प्लैश कर देता है, और ओशंस में ढेर सारे इवैक्यूएशन शिप्स थे, वो इनको सक्सेसफुली बचा देते हैं इन एस्ट्रोनॉट्स को, और ये सेफली ही बाहर आ जाते हैं। और इसी के साथ अमेरिका ये स्पेस रेस जीत जाता है, कोल्ड वॉर। वैसे कुछ थ्योरीज बताई जाती है कि एस्ट्रोनॉट कि अमेरिका कभी गया ही नहीं था। इसके थ्योरीज कुछ है
कि पहला स्पेस में हवा नहीं है तो ये झंडा कैसे लहरा है। एक्चुअली झंडे के साथ साथ जो ऐसे स्टिक है उसके एक इधर भी ऐसे स्टिक लगाई जाती है, और झंडा जब हिल रहा है उसमें दिखाता है कि एस्ट्रोनॉट्स उस झंडे को ऐसे ऐसे वो करके हिला रहे। थोड़ा सा वो झंडा हिलता है, एस्ट्रोनॉट्स को वो थोड़ा सा झंडा हिलते हुए देखता है, फिर वापस ऐसे स्टिल होता है, फिर उनको वापस ऐसे हिलाना पड़ता है। दूसरा सवाल था, हाँ ठीक है, जब उन्होंने फोटो ली तब उन पे तारों की फोटो क्यों नहीं आ रही थी। एक्चुअली तारों की फोटो वो नहीं आ रही थी क्योंकि जो पुराने समय के कैमरा होते थे उस वक्त, तो इसलिए मॉडर्न समय के कैमरा में भी कभी वो भी नहीं दिखते, वो भी तारे भी नहीं दिखते, तो इसलिए। और तीसरा था, इतनी लाइट क्यों हो रही थी। एक्चुअली ये जब लूनार मॉड्यूल लैंड किया था तब वो दिन के वक्त लैंड किया था, और एक तो मून के सरफेस भी कुछ ऐसे थे, ये लाइट ही लाइट, तो इसलिए ये कोल्ड वॉर का खत्म होता है, कोल्ड वॉर। और तो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, और बाय बाय। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। थैंक यू, बाय बाय।